जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों। महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग भौतिक विज्ञान हिंदी माध्यम कक्षा 12 के पहले चैप्टर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग जो हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं वो है एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव। यहाँ द्विध्रुव का तात्पर्य वैद्युत द्विध्रुव से होता है और वैद्युत द्विध्रुव के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव। इसका डेरिवेशन हम शुरू करें इसके पहले आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें ताकि फिजिक्स का ये डेरिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2 साल पहले बोर्ड के एग्जाम में ये डेरिवेशन पूछा गया था और फुल मार्क में पूछा गया था। तो इस डेरिवेशन को आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और चलिए अब हम आते हैं एक समान बाह्य क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव। एक समान बाह्य क्षेत्र का मतलब वैद्युत क्षेत्र एक समान रूप से फैला हुआ है और द्विध्रुव का मतलब होता है वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव के बारे में आपको बताया गया है कि ऐसा निकाय जिस पर बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे के पास पास होते हैं तो ऐसे निकाय को ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। हम इसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक देखें। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E चारों तरफ फैला हुआ है। अगर ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं समानांतर हो तो इसका मतलब ये हुआ कि वैद्युत क्षेत्र एक समान है और इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। इस वैद्युत द्विध्रुव का हम चाहें तो नाम रख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव AB रखा गया है। तो माना एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E चारों तरफ फैला हुआ है जिसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव AB रखा गया है जिसके A सिरे पर -q कूलाम का आवेश और B सिरे पर +q कूलाम का आवेश है। वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2l है और यह वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा अंश का कोण बना करके रखा गया है। मैं आपको बतला दूं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डिफिनीशन आपको बताया गया था E = F/Q। तो अगर हम यहाँ से F की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा E × Q। तो देखें ये एक समान वैद्युत क्षेत्र चारों तरफ फैला हुआ है। A सिरे पर -q कूलाम का आवेश है, B सिरे पर +q कूलाम का आवेश है। इसलिए A सिरे पर भी F = E × Q के बराबर बल लगेगा और B सिरे पर भी F = E × Q के बराबर बल लगेगा। तो दोनों स्थानों पर आवेश का परिमाण बराबर है, परंतु यह ऋण आवेश है और यह धन आवेश है। तो इस वैद्युत द्विध्रुव के दोनों सिरों पर बल इतना F = E × Q, इतना बल इस सिरे पर भी लगेगा और इतना ही बल इस सिरे पर भी लगेगा। लेकिन आवेश विपरीत होने के कारण बराबर बल लगेगा लेकिन बलों की दिशा जो होगी वो विपरीत होगी और बलों की दिशा विपरीत होने के कारण इस पर एक प्रकार का बलयुग्म कार्य करने लगता है और इस बलयुग्म को हम कहते हैं प्रत्यानयन बलयुग्म। बलयुग्म का मतलब होता है बलों का जोड़ा और बलयुग्म के कारण जब किसी निकाय पर बलयुग्म लगता, अगर ये कोई निकाय है तो जब इस पर बलयुग्म लगेगा, बलयुग्म का मतलब एक सिरे पर जितना बल ऊपर के तरफ लगे दूसरे सिरे पर उतना ही बल नीचे के तरफ लगे। तो इससे होता यह है कि जब वैद्युत द्विध्रुव के दोनों सिरों पर बराबर बल विपरीत दिशा में लगता है तो यह वैद्युत द्विध्रुव अपने अक्ष पर घूमने लगता है। यह वैद्युत द्विध्रुव AB वैद्युत क्षेत्र की दिशा से
थीटा अंश का कोण बना करके रखा गया था। लेकिन वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से जब वैद्युत द्विध्रुव के दोनों सिरों पर बलयुग्म कार्य करने लगा तो बलयुग्म के प्रभाव से यह वैद्युत द्विध्रुव घूम करके वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आने का प्रयत्न करता है। यानी वैद्युत द्विध्रुव अगर ऐसे है तो वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रत्यानयन बलयुग्म के प्रभाव से यह वैद्युत द्विध्रुव घूम करके धीरे धीरे इसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाती है और बलयुग्म के कारण इसके ऊपर एक प्रकार का आघूर्ण कार्य करने लगता है, जिस आघूर्ण को हम बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। और बलयुग्म का आघूर्ण बराबर होता है बलयुग्म का आघूर्ण बराबर होता है बल और इंटू लंबवत दूरी, बल और इंटू होता है लंबवत दूरी। तो बलयुग्म के आघूर्ण को हम टा से रिप्रेजेंट करते हैं और बल है F और लंबवत दूरी देखिए ये B है, इसको हम B डैश मान लेते हैं। और एक चीज हम आपको बता दें कि यह कोण थीटा है और कोण के सामने की भुजा लंब होती है, ये लंब होगा, ये कर्ण होगा और ये आधार होगा। तो हमें लंब निकालना है, लंब BB डैश निकालना है, तो लंब हमें निकालना है और कर्ण हमको मालूम है। लंब और कर्ण में रिलेशन होता है साइन थीटा का, आपको पता है। और साइन थीटा इजकल टू लंब हो जाएगा BB डैश और बटा में कर्ण हो जाएगा AB। अब यहाँ से BB डैश की वैल्यू हम निकालें तो AB का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका AB साइन थीटा। और फिर यहाँ से BB डैश की वैल्यू निकालें तो AB हो जाएगा 2L और ये हो जाएगा साइन थीटा। तो BB डैश इजकल टू 2L साइन थीटा, ये जो लंबवत दूरी है वैद्युत द्विध्रुव बलयुग्म के आघूर्ण के कारण जब यहाँ से घूम करके ऐसे आएगा तो वह लंबवत दूरी 2L साइन थीटा के बराबर दूरी कवर करेगा। तो अब देखिए बलयुग्म का आघूर्ण बराबर होगा बल और इंटू लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी जो है यह BB डैश है और फिर यहाँ से आप देखें टा इजकल टू F की वैल्यू हो गई E इंटू Q और BB डैश की वैल्यू अभी हमने निकाला था, ये है 2L साइन थीटा। तो फिर टा इजकल टू E और ये हम Q इंटू 2L को एक साथ रख लेते हैं और ये हो जाएगा साइन थीटा। और आपको पता है कि Q इंटू 2L बराबर ये वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है और वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर टा इजकल टू हो जाएगा E और फिर ये यहाँ पर Q इंटू 2L के जगह पे हो गया P और ये हो गया साइन थीटा, यानी टा इजकल टू हो जाएगा PE साइन थीटा। तो ये रहा एक समान बाह्य क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक। ठीक है, ये फार्मूला है और ये फार्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से आप याद रखे रहेंगे। अब इसके बाद इसमें 3 स्थितियां आती हैं और एक चीज़ हम आपको बता दें कि यह बलयुग्म का आघूर्ण कोई भी आघूर्ण हो तो आघूर्ण हमेशा सदिश राशि होती है और सदिश राशि के ऊपर हम अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है। वेक्टर टा इजकल टू, अगर P को सदिश रूप में लिखें
क्योंकि ये वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, ये भी सदिश राशि होगी, और ई वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि होती है। तो टाई इज इक्वल टू होता है वेक्टर टाई इज इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, क्योंकि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है। तो इसको आप अच्छी तरह से याद में रखे रहेंगे कि टाई इज इक्वल टू पी साइन थीटा को अगर हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो सदिश रूप में लिखेंगे वेक्टर टाई इज इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। और अब देखें, हम आपको बता दें कि इसमें 3 स्थितियां आती हैं। एक समान बाह्य क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण की 3 स्थितियां आती हैं। 3 स्थितियों में पहली स्थिति होती है कि अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, थीटा इज इक्वल टू ये थीटा है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री का मतलब ये हुआ कि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही हो। जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगा तो उस स्थिति में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो टाई इज इक्वल टू हम रख देते हैं यहाँ पीई, और ये हो जाएगा साइन 0। आपको पता है साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो टाई इज इक्वल टू हो जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ बल युग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। तो यहाँ आप अपने दिमाग में रखे रहिएगा कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रखा गया होगा तो इस स्थिति में इसके ऊपर किसी प्रकार के बल युग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। अब इसके बाद जो दूसरी केस आती है जरा उसको देख लें। दूसरी केस ये होती है कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा का मतलब ये और 90 डिग्री का मतलब ये हुआ कि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत अगर रखा गया है, ये वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत द्विध्रुव ऐसे है, तो जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा जाएगा तो उस स्थिति में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, और थीटा के जगह पे अगर हम 90 रख देंगे तो टाई इज इक्वल टू हो जाएगा पीई, और ये हो गया साइन 90 डिग्री। आपको पता है साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो फिर टाई इज इक्वल टू होता है पीई साइन 90 की वैल्यू 1। और हम आपको बता दें कि ये बल युग्म का आघूर्ण मैक्सिमम होता है। तो याद रखे रहिएगा कि जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के दिशा के लंबवत होगा, जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के दिशा के लंबवत होगा तो उस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण अधिकतम होता है, और अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण P इंटू ई के बराबर होता है। इस फार्मूले को भी आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे कि अगर आपसे वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा या एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आप इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे, टा मैक्स इक्वल टू पी। अब इसके बाद हम थर्ड केस पर आ जाते हैं, और थर्ड केस देखें। थर्ड केस को हम यहाँ बताते हैं। थर्ड केस में अगर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए, 180 का मतलब ये कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, और 180 का मतलब दिशा अपोजिट हो जाए, डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, और वैद्युत द्विध्रुव को उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में रखा जाए। जब अपोजिट डायरेक्शन में रखते हैं तो थीटा इज इक्वल टू 180 होता है, और थीटा इज इक्वल टू 180 होगा तो टाई इज इक्वल टू पीई साइन 180 डिग्री। और आपको पता है साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, तो इस प्रकार टा की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी दो स्थितियां, जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा गया है या उसके विपरीत दिशा में रखा गया है, तो इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के ऊपर बल युग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करता है।
और अगर वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा गया है तो इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है और यह बल युग्म का आघूर्ण अधिकतम होता है। तो हमें उम्मीद है कि ये डेरिवेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यह डेरिवेशन काफी महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने बताया कि 2-3 साल पहले यह बोर्ड के एग्जाम में एक फुल क्वेश्चन के रूप में पूछा गया था, इसलिए यह डेरिवेशन काफी महत्वपूर्ण है बोर्ड के एग्जाम के व्यू से। इसको आप अच्छी तरह से तैयार रखे रहेंगे और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो पूरा आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर करें, क्योंकि शिक्षा दान बहुत बड़ा दान होता है। अधिक से अधिक छात्रों तक आप इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक छात्र इस वीडियो का लाभ ले सकें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। आवश्यकता समझ में आने पर कमेंट भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।